हेलो दोस्तों। तो आज हम सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर में आज हमें देखना है वेग। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम चाल कंप्लीट कर चुके थे। आज वेग और त्वरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वेग यानी कि वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर हम वेग की बात करें तो वेग को बोला जाता है वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। हम ये कहते हैं वेलोसिटी जो होता है ये होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी कि हम ये कहेंगे कि विस्थापन परिवर्तन की दर को विस्थापन परिवर्तन की दर को विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये हमारा वेग हो गया। ठीक है, मतलब ये वेग की परिभाषा है कि विस्थापन में जो परिवर्तन होता है वो किस रेट से यानी कि किस दर से परिवर्तित हो रहा है वही वेग बन जाता है, यानी कि वेलोसिटी बनती है। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखिए हम यहाँ पे समझते हैं कि जो वेग है ये आखिर होता है विस्थापन परिवर्तन की दर। विस्थापन परिवर्तन की दर अपन ऐसे बोल सकते हैं, विस्थापन परिवर्तन बटे में समयांतराल। विस्थापन परिवर्तन अपॉन समयांतराल ये होता है। ठीक है, ये अब जरा समझिए वेग को जो हम प्रदर्शित करते हैं, वेग को हम डिनोट करते हैं v से, यानी कि v से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी यानी कि v, विस्थापन परिवर्तन तो हम लिखेंगे अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन को d या s से दिखा सकते हैं, तो डेल s बाई डेल t, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल d बाई डेल t। ठीक है, विस्थापन को हम s से भी कभी कभी प्रदर्शित करते हैं और d से भी करते हैं। तो बात समझ में आ गई कि v इज इक्वल्स टू डेल s बाई डेल t। अगर इसे लिखें तो हम लिखते हैं s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हमारा होता है समयांतराल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो वेग होता है वेग का फॉर्मूला होता है डेल s बाई डेल t, या इसी को हम s बाई टी भी लिख देते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं s बाई टी, यानी कि ये आपका विस्थापन हो गया और ये लगा हुआ समय हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे कुछ और बातें करें तो जैसे मात्रक की बात करते हैं। मात्रक का मतलब होता है यूनिट। अगर हम यूनिट की बात करें तो समझिए विस्थापन की जो यूनिट यानी कि मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, मीटर, और नीचे आपका टाइम है तो मीटर प्रति सेकेंड हम ये बोलते हैं। तो जो इसका मात्रक यानी कि वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन ये एसआई में है। अगर इसे हम सीजीएस में लिखना चाहें तो सीजीएस में होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये होता है। ठीक है, ये होता है सीजीएस में। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो वेग का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड एसआई में होता है और सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसमें अगर एक नोट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वेग है, वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। अच्छा, सदिश को क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो वेग होती है वो एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब आगे की कहानी समझिए। अगर हम वेग की बात करें कि वेग को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वेग के प्रकार। वेग के प्रकार, यानी हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी यानी वेग के प्रकार। तो देखिए वेग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका एक समान वेग,
एक आपका होता है एक समान वेग, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। दूसरा जो होता है आपका होता है असमान वेग, असमान वेग, या इसी को बोला जाता है परिवर्तित वेग, इसी को हम बोलते हैं परिवर्तित वेग। ठीक है। अच्छा, असमान वेग को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसी को बोला जाता है वेरिएबल वेलोसिटी, इसी को अपन बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। ज़रा इतनी बातें आप समझिएगा। ठीक है। देखिए, अगर हम वेग की बात करें तो वेग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है एक समान वेग और दूसरा आपका होता है असमान वेग, या इसे ये बोला जाता है परिवर्तित वेग। ठीक है। चलिए जी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके के आगे की कहानी समझते हैं और हम इसमें समझेंगे कि एक समान वेग जो होता है वो होता क्या है। तो अगर हम एक समान वेग की बात करें तो आप ऐसा इसमें बोल सकते हैं कि एक समान मतलब कि समान समयांतराल में अगर समान विस्थापन होता है तो बोलते हैं कि ये जो वेग है या इस प्रकार के वेग को बोला जाता है एक समान वेग। ठीक है। तो चलिए, अगर हम बात करें इसमें एक समान वेग की, एक समान वेग, अच्छा, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समयांतराल में, समान समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को, तय किए गए विस्थापन को एक समान, तय किए गए विस्थापन की दर को, तय किए गए विस्थापन की दर को एक समान वेग, एक समान वेग कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। जरा इसे समझिए। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई वस्तु है, अगर समान समयांतराल में अगर समान विस्थापन अगर उसका होता है तो इस तरीके के वेग को बोला जाता है एक समान वेग या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अपन ये बोलते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये A है, ये B है और इधर कहीं C है। ठीक है। हम कहते हैं कि कोई वस्तु थी, कोई वस्तु, मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल, कोई कण या कोई वस्तु है। ठीक है। समान समयांतराल मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड लगता है। ठीक है। और विस्थापन आप मान लीजिए कि 5 मीटर है, तो 2 सेकेंड में अगर 5 मीटर इसका विस्थापन होता है, फिर B से C 2 सेकेंड में फिर से 5 मीटर विस्थापन होता है, तो हम ये कहेंगे कि जो वेग है, वस्तु का जो वेग है, ये एक समान वेग है, ये एक समान वेग है। आप एक एग्जाम्पल ये समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर अब बात करें हम असमान वेग की, एक समान वेग तो हमारा कंप्लीट होता है। अगर हम बात करें असमान वेग की, असमान वेग, तो अगर असमान को क्या बोला जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये अपन बोलेंगे। अच्छा, अगर इसकी बात करें, आप परिवर्तित समझ लीजिए, ये परिवर्तित या असमान है। ठीक है। इसको अगेन 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक होता है आपका औसत वेग, एक आपका होता है औसत वेग,
जिसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अपन ये बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका, ये होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपन ये बोलते हैं। ठीक है, ज़रा इतनी बातें समझिए। देखिए, हमने आपसे ये कहा कि असमान वेग को हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है औसत वेग, दूसरा होता है तात्क्षणिक वेग। औसत वेग को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी और तात्क्षणिक वेग को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब आप इसमें समझिएगा कि औसत वेग किसे बोला जाता है। तो ऊपर का जो हम हिस्सा है इसको हटाते हैं और आगे समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और उस विस्थापन को कवर करने में जितना समय लगा है, यानी कि कुल समय के अनुपात को हम बोलते हैं औसत वेग। औसत वेग क्या बोलते हैं? औसत वेग। ठीक है, तो हम समझेंगे सबसे पहले कि औसत वेग आखिर होता क्या है। देखिए, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। अगर आप इसमें ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं, आगे का चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं औसत वेग के बारे में। हम समझेंगे कि औसत वेग होता क्या है। औसत वेग को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आपको इसमें जो आवाज़ सुनाई दे रही है वो बाहर बारात जा रही है। ठीक है, तो बस आप इस पे ध्यान दीजिए, गाने बाद में सुन लीजिएगा। समझिए, यहाँ पे अगर हम औसत वेग की बात करें तो हम कहते हैं कि असमान वेग से गतिमान, असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन, तय किए गए कुल विस्थापन तथा इसमें लगे समय के अनुपात को, इसमें लगे समय के अनुपात को, समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। चलिए, कोई नहीं, थोड़ा सा मज़ा भी ले लीजिए। ठीक है, गाने का है। अब आगे समझिए कि हम औसत वेग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे औसत वेग बराबर होगा, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी बराबर, एवरेज वेलोसिटी बराबर, हम यहाँ पे कहेंगे कि कुल विस्थापन बटे में कुल समय, कुल विस्थापन बटे में कुल समय, ये आपका हो जाता है औसत वेग। ठीक है, तो देखिए, औसत वेग में कोई बहुत ज़्यादा कहानी नहीं देखना होता है, बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, इसे भी अपन लिख सकते हैं कि कुल विस्थापन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी एस टोटल, आप ऐसे समझ लीजिए। और टाइम की बात करें तो कुल समय, यानी कि टोटल टाइम। आप जस्ट ये लिखने का एक तरीका देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद की जो अपनी कहानी है, देखिए, औसत वेग यही होता है कि हम ये बोलते हैं कि कोई असमान गति से अगर कोई वस्तु गतिमान है, असमान वेग से अगर कोई वस्तु गतिमान है, तो जो कुल विस्थापन हो रहा है और जो कुल समय लग रहा है, उसी के अनुपात को अपन बोल देते हैं औसत वेग। अब नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक
वेग ये होता है। अच्छा, तात्क्षणिक वेग को बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपन ये बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि किसी गतिमान, जैसे असमान वेग से किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन और उस मतलब एक हम ऐसा इसमें बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या किसी क्षण पे जो वस्तु का विस्थापन होता है उसी को बोलते हैं अपन, या विस्थापन की जो दर होती है उसी को अपन बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। जैसे इसको समझिए, परिभाषा जो है वो आपके बोर्ड स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि कोई वस्तु थी, ये कोई वस्तु जा रही थी, ठीक है। जाते जाते क्या हुआ कि यहाँ से इसका समय मान लीजिए हमने देखना शुरू कर दिया t = t1। उसके बाद ना एकदम से यहाँ पे मतलब आप ये समझिए कि 0.001 सेकेंड, मतलब आपकी पलक झपकी नहीं, उतने सेकेंड में हमसे पूछ देगा कि जैसे ये विस्थापन हो गया, इतना विस्थापन। तो ये जो विस्थापन हुआ है ना, और जो समय लगा है यानी कि ΔT, इसी के अनुपात को हम बोल देते हैं तात्क्षणिक वेग। या हम बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर या किसी क्षण पर जो वस्तु के विस्थापन की दर होती है उसे ही अपन बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, ठीक है। अब चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं, फॉर्मूला इसका कैसे बनता है। तो देखिए, अगर हम तात्क्षणिक वेग को लिखें तो हम लिखते हैं v इंस्टेंटेनियस। ये क्या लिखा है? v इंस्टेंटेनियस। इसे जब लिखते हैं तो देखिए इसे ऐसे लिखा जाता है, लिमिट ΔT टेंडिंग टू 0, क्योंकि जो यहाँ पे समय लग रहा है ना वो समय बहुत ही छोटा है। जैसा कि आपने देखा कि 0.001 सेकेंड ये बहुत ही छोटा है, तो इसे एक लिखने का जस्ट तरीका है। आप इसे जस्ट ऐसे याद कर लीजिए कि अगर हम तात्क्षणिक वेग यानी कि v इंस्टेंटेनियस निकालते हैं तो अपने को ऐसे ही लिखना होता है। अब आप लिखिए ΔS/ΔT। यहाँ पे जो आपका विस्थापन था वो ΔS/ΔT, जो औसत आपका विस्थापन होता है ना, जो औसत विस्थापन यानी कि अगर यहाँ की बात करें तो इसको आप ΔS/ΔT लिख सकते हैं। जब हम बात करते हैं इस विस्थापन को, अगर हम किसी पर्टिकुलर क्षण पे यानी कि एक क्षण पे लेते हैं, क्षण का मतलब कि एक बहुत छोटा समय, जब बहुत छोटे समय पे लेते हैं तो इसे लिखने का तरीका ये है कि लिमिट ΔT टेंडिंग टू 0। इसे पढ़ने का क्या तरीका है? लिमिट ΔT टेंडिंग टू 0 ΔS/ΔT, ये पढ़ने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए, जब आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब इस तरीके से लिखते हैं, तो v इंस्टेंटेनियस जो होता है ना उसके लिखने का तरीका फिर ds/dt होता है। इसको क्या लिखते हैं? मतलब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ds/dt। देखिए, आपको ये बात पता नहीं है तो हम आपको ये बात बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो आपको डायरेक्टली ऐसे याद करना है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक वेग होता है यानी v इंस्टेंटेनियस, उसको हम लिख सकते हैं लिमिट ΔT टेंडिंग टू 0 या ऐसे ΔS/ΔT, और इसे ही हम लिख सकते हैं ds/dt। इसे क्या लिख सकते हैं? ds/dt हम इसे लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखिए, हमारा यहाँ पे औसत वेग हो गया, तात्क्षणिक वेग हो गया। अगर हम इन दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें ना तो ये आपका तात्क्षणिक वेग होगा, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे बहुत ही ज़्यादा करने वाले हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, ऐसा नहीं है कि हम आपको ये पहली बार चीज़ें दिखा रहे हैं। इसके पहले अगर आप बेसिक मैथ वाला चैप्टर देखा है आपने, तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। अगर वो देखा है तो आपको ये नया नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपको नया लगेगा। अब देखिए, बात होती है कि यहाँ पे जो चैप्टर हम पढ़ते हैं ना, इसकी सारी जानकारी आपको बेसिक मैथ में ही प्रोवाइड कर दी जाती है, दे दी जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, बस उसी चीज़ को अप्लाई करना होता है। तो बेसिक मैथ अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके सबसे पहले उसे देखें और उसके बाद इसकी तरफ आएँ, ठीक है।
देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही कुछ भी पढ़ा दिया गया है, हमें ये पता है कि कब कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, क्या आपको पहले जानना चाहिए जिससे आगे हमें फिजिक्स पढ़ने में हेल्प मिल सके, ये हमें पता है। इसीलिए हमने 2 चैप्टर आपको पहले ही करा दिए हैं। जैसे आपका वेक्टर नाम से एक चैप्टर है, उसे भी पहले करा दिया गया था क्योंकि उसकी भी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी। बेसिक मैथ आपको कराया गया। ये सारे जो 2 बेसिक चैप्टर्स हैं ना, इनको आपको पहले पढ़ लेना चाहिए क्योंकि उनकी ज़रूरत हमें पूरे फिजिक्स में पढ़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे। हमारा ये वेग कंप्लीट हो गया, इसके जब क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो अभी हम बाद में करने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ समझिए। अब हम बात करेंगे त्वरण के बारे में। हम ये देखेंगे कि त्वरण, अच्छा त्वरण को बोला जाता है एक्सेलरेशन, त्वरण को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए त्वरण आखिर होता क्या है। तो जैसे देखिए हम एक वे में चलते हैं। पहले क्या होता था कि हमने देखा था कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है। इसके बाद बारी आती है त्वरण की। ठीक है, तो अगर हम त्वरण की बात करें तो हम बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया। अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण यानी कि ये एक्सेलरेशन, ये बराबर होता है वेग में परिवर्तन, ऐसा भी लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन बटे में समयांतराल। ठीक है, ये चीज़ जरा इसे ध्यान से समझिए। वेग में परिवर्तन की बात होती है ना, तो लिखते हैं डेल वी अपॉन डेल टी। यानी कि अगर हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात करें तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर डेल वी बाई डेल टी। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जो त्वरण होता है, त्वरण को हम दर्शाते हैं ए से, ए फॉर एक्सेलरेशन, तो त्वरण को हम दर्शाते हैं ए से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए बराबर आपका होता है डेल वी बाई डेल टी। तो ये आपका हो गया त्वरण। जरा इसके आगे की कहानी आप समझिए। अगर हम इसके बाद अगर मात्रक की बात करें तो देखिए हम इस यहाँ पे मात्रक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मात्रक यानी कि यूनिट, इसको हम 2 तरीके से देखते हैं, एक होता है सीजीएस और एक होता है एसआई। तो एसआई और सीजीएस की अगर बात करें तो ध्यान से अब समझिए। हमें ये पता है कि जो वेलोसिटी होती है यानी वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अच्छा इसको हिंदी में भी चाहें तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना, मीटर प्रति सेकंड। ये तो अगर इसकी बात करें तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेल वी बाई डेल टी। तो देखिए डेल वी को हम क्या लिखेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। ये नीचे आपका लिखा है टाइम, और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक आप देख रहे हैं आ गया है मीटर, ऊपर सेकंड और सेकंड मिलके सेकंड का स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम सीजीएस में बात करें तो ये होता है आपका कि सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये होता है, या इसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए ये होता है त्वरण आपका। अब इसके आगे कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एक नोट में यहाँ पे भी आप लिख लीजिए। ठीक है, इसमें एक नोट लिख लीजिए कि जो त्वरण होता है, त्वरण भी एक सदिश राशि होती है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि। अच्छा, सदिश राशि को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये बात आपको समझ में आ गई।
जरा ध्यान से एक बार और देखिए, त्वरण की बात करें तो हम बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। इसे हम लिखते हैं डेल वी बाई डेल टी। ठीक है, अगर इसको लिखा जाता है ए इक्वस टू डेल वी बाई डेल टी। मात्रक की बात करें तो एस आई और सी जी एस दो तरीके से हम देखते हैं। एस आई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर और सी जी एस मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अगर एक्सिलरेशन यानी त्वरण की बात करें तो यह एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो त्वरण को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। मतलब इसको देखिए, एक तो एक समान त्वरण और असमान त्वरण होता ही है, लेकिन अगर उसके अलावा भी बात करें तो एक होता है आपका धनात्मक त्वरण और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो देखिए अगर हम त्वरण की बात कर रहे हैं तो त्वरण में दो तरीके से त्वरण आता है। एक आता है आपका पॉजिटिव त्वरण मतलब धनात्मक त्वरण, एक होता है आपका धनात्मक त्वरण जिसे हम नॉर्मली त्वरण बोलते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, त्वरण ये बोलते हैं। अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो बोला जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये बोला जाता है, या नॉर्मली इसे आप एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन लिखने का ये एक जस्ट तरीका है। ठीक है, आप इसे समझ लीजिए। एक होता है ऋणात्मक त्वरण, एक आपका ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी बोलते हैं, यानी कि ये निगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, या मंदन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो ये होता है रिटार्डेशन। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये तो एक बात हो गई कि एक धनात्मक त्वरण होता है, एक ऋणात्मक त्वरण होता है। धनात्मक त्वरण की अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि ऐसा त्वरण जिससे वस्तु का वेग बढ़े, जिससे वस्तु का वेग बढ़े उसे हम बोलते हैं धनात्मक त्वरण। तो हम बोलते हैं कि धनात्मक त्वरण के केस में जो आपका त्वरण है इस दिशा में होता है अगर, तो जो वेग होता है, देखिए वेग की बात कर रहे हैं, हाँ जी चलिए ठीक है, तो वेग की बात कर रहे हैं तो वेग भी इसका इसी दिशा में होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए, जब त्वरण और वेग मतलब त्वरण जो है वेग की दिशा में हो तो उस टाइम हम बोलते हैं कि जो वेग है उसकी मतलब वेग बढ़ता है, वेग क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर ऋणात्मक में बोले तो अगर वेग इधर है यानी कि वेलोसिटी अगर इधर है और त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन इधर है, तो उस टाइम जो वस्तु का वेग है वो घटता है। और अगर ऐसा त्वरण जिससे वस्तु का वेग घटे, ऐसे त्वरण को हम बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, या फिर उसे ही बोला जाता है मंदन, यानी कि जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि ऋणात्मक त्वरण को ही अपन क्या बोल देते हैं, मंदन बोल देते हैं। तो इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई। तो देखिए इसके बाद की कहानी क्या है कि हम मतलब त्वरण के दो तरीके से त्वरण हम देखते हैं, एक होता है आपका धनात्मक त्वरण और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण भी समझ गए, ऋणात्मक त्वरण भी समझ गए। अगर हम बात करें अब त्वरण के बारे में तो ज़रा और कुछ समझिएगा, यानी कि एक्सेलरेशन, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जैसा कि बाकी सबको किया था हमने। एक होता है एक समान त्वरण, एक समान त्वरण यानी कि हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा होता है आपका असमान त्वरण, असमान त्वरण जिसे हम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। अरे सॉरी हम किसी और फ्लो में चले गए थे। असमान त्वरण को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
असमान त्वरण को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम ये बोलते हैं, ठीक है। या इसी को हम नहीं इसको नहीं, ठीक, सॉरी, हाँ जी। तो हम ये यहाँ पे समझे हैं कि एक होता है आपका एक समान त्वरण, दूसरा होता है असमान त्वरण, ठीक है। अब एक समान त्वरण में आप क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ ना बदले, मतलब या ऐसा बोल सकते हैं कि समान समयांतराल में अगर समान त्वरण अगर होता है उस वस्तु के पास, तो हम बोलते हैं कि जो वस्तु का त्वरण है वो एक समान त्वरण है, ठीक है। असमान त्वरण की अगर बात करें तो हम इसमें ये बोलते हैं कि अगर वस्तु का त्वरण समान समयांतराल में समान न हो तो इस तरीके के त्वरण को बोला जाता है असमान त्वरण। तो कहानी समझ में आ गई कि असमान त्वरण क्या होता है। देखिए, इसके बाद इसी में अगर बात करें असमान त्वरण में, तो हम बोल सकते हैं कि एक होता है औसत त्वरण और दूसरा होता है तात्क्षणिक त्वरण। तो एक हमारा होता है औसत त्वरण, यानी कि हम बोल देते हैं कि एवरेज एवीजी एक्सेलरेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा होता है आपका तात्क्षणिक त्वरण, इसे हम बोलते हैं आपका, तात्क्षणिक त्वरण को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। जरा आगे कॉपी करिए, तो हम आपको औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण समझा रहे हैं कि ये आखिर होता क्या है, इसके फॉर्मूले को अपन किस तरीके से लिखते हैं, इसके बाद अपने को ये देखना है, ठीक है। हाँ जी, अगर आपने लिख लिया है तो देखिए इसके आगे समझते हैं अपन। अब देखिए, परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम नॉर्मली बस ये समझेंगे कि जो औसत त्वरण है और तात्क्षणिक त्वरण है उसे लिखना कैसे है, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें औसत त्वरण की, औसत त्वरण, और इसे आप शॉर्ट में ना ऐसे लिख लीजिएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी कि सॉरी, हाँ चलिए पहले यही लिख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसे हमने नाम दिया है तात्क्षणिक त्वरण। अरे नाम होता ही है, दिया क्या है, तात्क्षणिक त्वरण हम ये बोलते हैं, ठीक है। अगर हम औसत त्वरण की बात करें तो हम यहाँ पे लिखते हैं AVG, मतलब ये औसत है, औसत त्वरण। अरे आप ऐसे भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, औसत त्वरण ये। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, इसे आप लिख लीजिए डेल V बाई डेल टी, तो ये हमारा होता है औसत त्वरण। इसे आप चाहें तो AVG, यानी कि औसत AVG का मतलब एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे पढ़ेंगे, और ये आपका आएगा डेल V बाई डेल टी। तो आप इसे समझ सकते हैं कि औसत त्वरण लिखना हो तो डेल V बाई डेल टी हम लिखते हैं। चलिए इंस्टेंटेनियस के पास चलते हैं। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि तात्क्षणिक त्वरण, तो हम इसे आपको हमने बताया था कि ये पर्टिकुलर इंस्टेंट या किसी क्षण पे मिलता है। ये क्या होता है, समय अंतराल में मिलता है। औसत त्वरण हमेशा हम एक समय अंतराल यानी कि इंटरवल में निकालते हैं, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी तात्क्षणिक त्वरण की बात करें तो तात्क्षणिक का मतलब ही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षण पे, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो हम इसे लिखते हैं ए इंस्टेंटेनियस बराबर लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पे जो समय होता है ना वो एक बहुत छोटा समय होता है, इसलिए ऐसे। फिर डेल वी बाई डेल टी हम ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इससे जो लिखते हैं लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल वी बाई डेल टी, इसे ही लिखा जाता है डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो जब भी इंस्टेंटेनियस की बात हो तो
तो आप हमेशा लिखेंगे dv/dt। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो कहानी समझ में आ गई कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और आपका औसत त्वरण किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए जी, ज़रा अब इसे ना हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है, इसे और मॉडिफाइड करके लिखते हैं। देखिए और क्या क्या हम लिख सकते हैं, और इसके बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। तो पहला आप समझिए कि हम बात कर रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, और हमने लिखा कि dv/dt। इसे आप ना a बराबर dv/dt आप बोल सकते हैं, a बराबर dv/dt आप बोल सकते हैं। यह फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब वेग समय का फंक्शन हो। समय का फंक्शन का मतलब होता है फलन, समय का फलन हो। ठीक है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए समय का फंक्शन नहीं है, ये विस्थापन का फंक्शन है। अगर विस्थापन का फंक्शन हुआ तो कैसे देखेंगे। तो देखिए दूसरा हम लिखने जा रहे हैं, इसे समझिएगा। हम a इंस्टेंटेनियस बराबर लिखेंगे dv/dt। अब यहाँ समझिएगा आप, हम क्या करते हैं ना कि ऊपर ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए ये चीज़ आपको समझनी, हमें पता है कि आपको पता नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं कि इसके बाद ये करना है। ठीक है, और पीछे की अगर बात करें तो आप सबने देखा था कि v बराबर होता है ds/dt, यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को अपन वेग बोलते थे। तो यहाँ से हम इतने पार्ट को निकाल लें अगर, तो ds/dt और ds/dt को हम क्या बोलेंगे, v। तो a इंस्टेंटेनियस बराबर हम लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं v, तो इसे किनारे करिए, तो v। अब ये बचा ऊपर dv और नीचे बच गया आपका ds। तो हम इसे लिख सकते हैं a बराबर v dv/ds, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब वेग जो हो, जब वेग विस्थापन का फंक्शन हो, जब वेग विस्थापन का फलन यानी कि फंक्शन हो। ठीक है, ये तब यूज़ करते हैं। कहानी समझ में आ गई। तो ये हमारा निकल के आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आगे एक और चीज़ समझिएगा, ठीक है ना, ध्यान से एकदम समझिएगा। हम यहाँ पे क्या आपको बोलना चाहते हैं, हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाहते हैं कि मान लीजिए कि जो वेग है, यानी कि वेलोसिटी है, वेग है, वेग अगर अचर हो, वेग अगर अचर का मतलब कांस्टेंट का मतलब नंबर। वेग कैसा है, एक कांस्टेंट यानी कि अचर हो। जब वेग अचर हो, यानी कि वेग अचर का मतलब क्या है कि जो ना बदले, वेग जो ना बदले, तो हम कहेंगे कि ऐसा वेग जो ना बदले, अरे है ना है, ठीक है, ना बदले, जो वेग ना बदले, तो हम फिर क्या समझेंगे कि ऐसा वेग जो ना बदले, तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो फिर त्वरण कहाँ से आएगा। तो हम बोलते हैं कि अगर वेलोसिटी यानी वेग कांस्टेंट हो जाए, अगर वेग कांस्टेंट हो जाए, उस समय हम जो त्वरण देखते हैं वो ज़ीरो होता है। त्वरण कैसा होता है, ज़ीरो। क्योंकि अगर हम पीछे बेसिक अपना याद करें तो d, और यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट होता है यानी कोई नंबर होता है अपॉन dt, तो ये आ जाता है ज़ीरो। मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन जो होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब त्वरण क्या आपका आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। त्वरण क्या आ जाएगा, ज़ीरो। कहानी समझ में आ गई। तो देखिए जब ये सारी चीज़ें आप समझ गए, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा जो त्वरण तक का पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, हम उसमें इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि हम जो गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको कवर करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है।
इस चैप्टर में देखिए, इसके बाद जैसे ही हमारा सारा बेसिक कंप्लीट होता है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है, तब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। और न्यूमेरिकल आपको ज़रूर करना है। एनसीईआरटी के भी हम आपको कराएंगे, जो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी करते हैं तो बोर्ड तो आपका बेहतर जाएगा ही, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाएंगे। अगर आप कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही न्यूमेरिकल कर रखे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे की कहानी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं बाद में। ठीक है, चलिए, थैंक यू जी।